चलें इसका तफसीली जायजा लेते हैं। आज जिस मौजू की हम तहे खोलने जा रहे हैं वो बैक वक्त इंतहाई पेचीदा भी है और तारीखी भी। और उसमें मुस्तकबिल के हवाले से बेशुमार तहलका खेज पेशन गोइयां भी शामिल हैं। बिल्कुल। आज हमारे सामने एक ऐसी वीडियो का तफसीली ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है जिसमें मारूफ इस्लामी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद ने मुस्लिम दुनिया के मुस्तकबिल, मशरिक़ वुस्ता की तेजी से बदलती हुई बिसात और ख़ास तौर पर मतलब अफगानिस्तान और उस खित्ते के हालात पर अपने गहरे तज्जियात पेश किए हैं। सही। इस जायजे का बुनियादी मकसद यही है कि इन पेचीदा जुग्राफियाई और सियासी बातों को एक आसान अंदाज में समझा जाए। लेकिन गुफ्तगू में मजीद आगे बढ़ने से पहले एक इंतहाई अहम वजाहत करना बहुत जरूरी है। जी, वो डिस्क्लेमर बहुत लाजमी है। बिल्कुल। चूंकि आज का ये मवाद इंतहाई हसास नोयत का है, इसलिए ये बिल्कुल वाजे करना जरूरी है कि हमारा ये जायजा मुकम्मल तौर पर गैर जानिबदार है। हम यहाँ किसी भी नजरिए या दावे की ना तो तायीद कर रहे हैं और ना ही मुखालिफत। हमारा काम सिर्फ ये है कि जो मालूमात इस मवाद में मौजूद हैं उन्हें पूरी दयानतदारी के साथ सुनने वालों के सामने रखा जाए। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन है वो ये है कि गुफ्तगू करने वाले स्कॉलर ने खुद भी इंतहाई सराहत के साथ इस बात का एतराफ किया है कि उनकी ये पेशीन गोइयां कोई हतमी कुरानी अहकामात या कतई फैसले नहीं है। यानी इन पर दूसरी राय हो सकती है। बिल्कुल, ये उनके अपने तवील मुशाहिदात और आलमी हालात के तज्जिये पर मबनी है। वो बार बार जोर देते हैं कि इन अंदाजों में इख्तिलाफ की गुंजाइश मौजूद है, इसलिए हमें इन बातों को एक मुफक्किर के जियोपॉलिटिकल अंदाजों के तौर पर ही देखना होगा। चलें फिर इस नक्शे को बिछाते हैं जो आज के मवाद में पेश किया गया है। सबसे पहला और बड़ा जोग्राफियाई दावा जो सामने आता है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से है। जी, उनके तज्जिये का महवर ये है कि मुस्तकबिल करीब में अफगानिस्तान अपनी मौजूदा शक्ल में बरकरार नहीं रहेगा और तकसीम हो जाएगा और उसका जो पख्तून अक्सरियती हिस्सा है वो पाकिस्तान के साथ मिल जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी तब्दीली होगी। जी हाँ, और ये बात इसलिए भी दिलचस्प है कि ये बिल्कुल वही खित्ता है जिसे अल्लामा इकबाल ने अपनी सोच में वादी सिंध का नाम दिया था और उनके नजदीक यहीं से इसी खित्ते से एक नए निजाम का आगाज होगा जिसे वो खिलाफत अला मिनहजुन नबूवत कहते हैं। यानी एक ऐसी हुकूमत जो खालिस्तन नबवी तरीकों पर उस्तवार होगी। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा दावा है जो इस पूरे खित्ते की अहमियत को यकसर बदल देता है। और उस दावे के साथ ही एक और बहुत गहरी तारीखी पेशीन गोई जुड़ी है जो अरब दुनिया के हवाले से है। उनका मानना है कि 15वीं सदी के मुजद्दिद जिन्हें वो इमाम मेहदी के तौर पर देखते हैं, उनका ज़ुहूर अरब के रेगिस्तानों में होगा। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि मतलब अगर ज़ुहूर अरब में होना है तो ताकत का मरकज ये वादी सिंध और अफगान खत्ता क्यों बनेगा? इसका जवाब मवाद में इस तरह दिया गया है कि जब इस अजमी खित्ते से एक इंतहाई सख्त जान फौज तैयार होगी तो वो वहां से निकलकर अरब का रुख करेगी और वहां जाकर इमाम मेहदी की हुकूमत को मुस्तहकम करेगी। और इसकी जो वजह बयान की गई है वो इंतहाई काबिल गौर है। हाँ, वो वजह अरबों की मौजूदा समाजी और नफ्सियाती हालत के हवाले से बताई गई है। आज के मवाद में अरब मुआशरे की मौजूदा रविश पर बड़ी कड़ी तनकीद नजर आती है। सही कहा आपने। उनका दावा है कि अरब कौम जो कभी अपनी सख्त कोशी के लिए जानी जाती थी, अब अपनी बेपनाह तेल की दौलत और अयाशियों की वजह से अंदर से बिल्कुल खोखली हो चुकी है। उनका मानना है कि उनमें अब वो मुशक्कत बर्दाश्त करने का मादा बाकी नहीं रहा। और इस बात को साबित करने के लिए एक इंतहाई तंजिया वाक़े का जिक्र भी किया गया है। जी बिल्कुल, वो सहरा में सफर वाला वाक़या। जी, बताया गया है कि जब अरब फौजियों का कोई काफिला गुजर रहा होता है तो उनके फौजी जवान मिलिट्री ट्रकों की सख्त सीटों पर बैठने के बजाय उन ट्रकों के बिल्कुल साथ साथ अपने पुरताइश और एयर कंडीशन कारों में सफर करते हैं। बिल्कुल, जबकि वो भारी फौजी ट्रक उनके साथ खाली चल रहे होते हैं। ये सिर्फ एक वाकया नहीं है बल्कि ये एक ऐसी तस्वीर कशी है जो किसी भी कौम के अस्करी जवाल को जाहिर करती है। ऐसा ही है। जो कौमें जिस्मानी मशक्कत से दूर होकर नरम बिस्तरों की आदी हो जाएं, वो कभी किसी बड़ी मुजाहमत की क़यादत नहीं कर सकती। इसीलिए उनके मुताबिक वो क़यादत, वो ताकत अब अजमी इलाकों से यानी इसी पाक अफगान खित्ते से उभरेगी जिसने मुसलसल जंगों और मुश्किलात का सामना किया है।
तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हम उनकी इस दलील को मान लें कि एक बहुत बड़ी आलमी जंग होने वाली है, तो एक बहुत मंतकी सवाल उठता है कि मुसलमान जिनके पास कोई बहुत बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी या मजबूत मईशत नहीं है, वो इतनी बड़ी न्यूक्लियर ताकतों का मुकाबला आखिर कैसे करेंगे? ये वाकई बज़ाहिर नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन इस सवाल का जवाब इस आने वाली आलमी जंग के जोग्राफिये में छुपा है। उनका गुमान है कि इस जंग का असल मैदान मशरक़ वुस्ता और यूरोप होंगे। और दुश्मन अफवाज के बारे में एक मखसूस पेशिनगोई का हवाला भी दिया गया है ना? जी, कि मगरबी ताकतें उसी झंडों के तले मुत्तहिद होकर हमला आवर होंगी और हर झंडे के नीचे कम से कम 12,000 की फौज होगी। अगर हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 10 लाख फौजियों पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा अस्करी इत्तेहाद बनता है। लेकिन इस आलमी बिसात के हवाले से एक और बात जो सामने आई, वो मौजूदा जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से इंतहाई हैरान कुन थी। उनका दावा है कि इस अजीम जंग में रूस, चीन, जापान और इंडिया जैसी बड़ी ताकतें बिल्कुल गैर जानिबदार रहेंगी, जो कि आज की दुनिया में सोचना भी मुश्किल है, क्योंकि उनके खरबों डॉलर के मुफादात वहां जुड़े हैं। बिल्कुल, वो इस तनाज़े से बाहर कैसे रह सकते हैं? इसकी जो दलील दी गई है वो ये है कि जब ये तनाज़ा एक मजहबी शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो ये एशियाई ममालिक इस पूरी जंग को अब्राहीमी मज़ाहिब यानी यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों का एक अंदरूनी खानदानी झगड़ा समझेंगे। कि फलस्तीन का असल वारिस कौन है? जी हाँ, इसलिए वो इसे अपना मसला समझने के बजाय पीछे हट जाएंगे। ये एक बहुत मुनफरिद नुक्ता नजर है और एटमी हथियारों के हवाले से भी उन्होंने एक बहुत अहम बात कही है। उनका मानना है कि इस जंग में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। यानी जंग रिवायती मैदानों में लड़ी जाएगी? बिल्कुल, गुरिल्ला तर्ज पर। और वहीं मगरबी ताकतों का मुकाबला उन सख्त जान जंगजुओं से होगा जिनकी नफ्सियात एक आम फौजी से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। हाँ, वो जंगजू जिन्हें मौत अजीज है। और यहाँ डोनाल्ड रम्सफेल्ड के उस मशहूर बयान की याद दिलाई गई है जब उन्होंने अफगान जंगजुओं के बारे में कहा था कि ये इंतहाई डटे रहने वाले, मतलब टेनेशियस फाइटर्स हैं। जी, जो पीछे हटना नहीं जानते। जब एक फरीक के लिए जान कुर्बान करना ही सबसे बड़ी कामयाबी हो, तो मादी ताकत पर भरोसा करने वाली फौजों के लिए उन्हें हराना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। और यही वो मकाम है जहां एक तवील जंग चलेगी। लेकिन फिर इस पूरी दास्तान में एक ऐसा मोड़ आता है जो सरासर रूहानियत और मोजज़ात की दुनिया से जुड़ा है। इस तज्जिये के मुताबिक जब ये जंग फैसला कुन मराहिल में दाखिल होगी तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। और यहाँ बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस मुकाम पर आकर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का मुकाबला खालिस मौजज़े से होने जा रहा है। एक तरफ ड्रोन्स और जदीद हथियार होंगे और दूसरी तरफ एक माबादुत तबैयाती मौजज़ा। जी, उनके पिछले मौजज़ात का हवाला दिया गया है, जैसे मिट्टी का परिंदा बनाना, अंधों को बीनाई देना और मुर्दों को जिंदा करना। उनका कहना है कि इस हतमी जंग में उनके पास एक ऐसी ताकत होगी जिसे आज की जदीद ज़ुबान में किसी बहुत बड़े लेज़र हथियार से तशबीह दी जा सकती है। और इस ताकत की जो मंजर कशी की गई है वो वाकई दिल दहला देने वाली है। उनकी नजर में एक ऐसी हद्दत होगी कि जहां तक उनकी निगाह जाएगी उनके दुश्मन उस नजर की तपिश से पिघलने लगेंगे। ये जदीद जहन के लिए तसव्वुर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस बयानिए की बुनियाद इसी अकीदे पर है। वो मानते हैं कि मादी तौर पर मुसलमान शायद मगरबी टेक्नोलॉजी का मुकाबला ना कर सकें, इसलिए हतमी फैसला किसी इंसानी टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि इस मौजज़ाती शख्सियत के जरिए होगा। और उनके नुज़ूल के बाद दुनिया के बाकी इब्राहिमी मज़ाहिब का क्या बनेगा? उनका दावा है कि ईसाइयत का मौजूदा निज़ाम खत्म हो जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद आकर सलीब को तोड़ देंगे और खंजीर को मार देंगे, जो इस बात की अलामत होगा कि उन्हें कभी सूली दी ही नहीं गई थी। बिल्कुल, और ईसाइयत इस्लाम में जम हो जाएगी। और यहूदियों के बारे में क्या नजरिया पेश किया गया है? उनके हवाले से नजरिया बहुत टू टोक है। उनका कहना है कि यहूदियों को उनके पुराने जराइम की वो सजा मिलेगी जो सदियों से ज़ेरे इल्तिबा थी। तारीख का कायदा है कि जब भी किसी कौम ने अपने रसूल को झुटलाया तो उसे हलाक कर दिया गया। और उनकी ये सजा सदियों से मुलतवी, मतलब डिफर कर दी गई थी। जी, जो उन्हें इस आखिरी दौर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों मिलेगी और सिर्फ एक ही मुस्लिम उम्मत बाकी रह जाएगी। अब
अगर हम इन पेशिनगोइयों से निकलकर थोड़ा पीछे की तरफ आएं और मौजूदा दौर की तारीख पर नजर डालें, तो इस गुफ्तगू में अफगानिस्तान की जदीद तारीख और ख़ास तौर पर तालिबान के उरूज का बड़ा गहरा तज्जिया किया गया है। बिल्कुल। वो बताते हैं कि सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने वाले जो अफगान मुजाहिदीन थे, जैसे रब्बानी, मसूद और हिकमत यार, वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन अमेरिका ने उन्हें आपस में क्यों लड़ाया? इस साजिश की जो वजह बयान की गई है वो मगरिबी पॉलिसी साजों के खौफ को जाहिर करती है। उनका दावा है कि अमेरिका को इस बात का शदीद खौफ था कि अगर ये जदीद तालीम याफ्ता लोग मुत्तहिद हो गए तो वो एक मॉडर्न इस्लामिक स्टेट कायम कर देंगे, जो मगरबी सरमायादाराना निजाम के लिए सबसे बड़ा खतरा होती। जी हाँ, इसलिए उन्हें दानिस्ता तौर पर आपस में उलझाया गया। और जब ये वॉरलॉर्ड्स आपस में लड़ते रहे तो फिर एक नया तबका उभरा जिन्हें हम तालिबान के नाम से जानते हैं। मुल्ला उमर की क़यादत में ये लोग आला तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन इन्होंने मुल्क के 90% हिस्से पर मिसाली अमन कायम कर दिया। और इस अमन के कयाम के लिए जो तरीक़ेकार अपनाया गया वो बहुत सख्त और फौरी था, जैसे पोस्ट यानी पापी के काश्त को सिफर कर देना। लेकिन इससे भी बढ़कर एक इंतहाई लर्जा खेज वाक़े का तज़किरा है जिससे उनके फौरी इंसाफ की अक्कासी होती है। जी, वो स्टेडियम वाला वाक़या। बिल्कुल, एक शख्स ने जाती दुश्मनी में दूसरे को कत्ल कर दिया था। तालिबान ने उस कातिल को पकड़ा, उसे एक भरे हुए फुटबॉल स्टेडियम में लाया गया और फिर मकतूल की बेवा को बुलाया गया, उसके हाथ में खंजर दिया गया और उसे कहा गया कि वो बिल्कुल उसी तरह उस कातिल के सीने में वार करे जैसे उसने उसके शौहर के साथ किया था। ऐसे मनाजिर जब अवाम ने देखे होंगे तो मुआशरे पर गहरा नफसियाती असर तो पड़ा होगा। जराइम तो रातों रात रुक गए, लेकिन जब अफगान अवाम सुख का सांस ले रहे थे तो इस सख्त निजाम ने मगरबी दुनिया में खतरे की घंटियां बजा दी। लेकिन देखें, ये सारा जायजा सिर्फ तारीफ पर मबनी नहीं है, वो उनकी संगीन गलतियों का भी बगैर हिचकिचाहट एतराफ करते हैं, जैसे मज़ार शरीफ में ईरानी सिफारतकारों को कत्ल कर देना। ये बहुत बड़ी सिफारती गलती थी। और उसके अलावा उनके अंदर एक खास किस्म का कट्टरपन भी था। हाँ, शदीद मजहबी सख्तियों का जिक्र किया गया है। दाढ़ी न रखने पर सजाएं और खवातीन के लिए शटलकॉक बुरखे की सख्ती और उन्हें तालीम से काट देना। लेकिन इन सब खामियों के बावजूद मगरिब के लिए इनका वजूद ही एक खतरा बन चुका था। और इसी खतरे को जवाज बनाकर एक नया बयानिया तराशा गया। दावा यह है कि जब सोवियत यूनियन टूट गया तो नेटो के पास कोई ऐसा वाज़ेह दुश्मन नहीं बचा था जिसके खिलाफ वो अपना वजूद बरकरार रख सके। तो फिर उन्हें इस्लामिक फंडामेंटलिज्म यानी इस्लामी बुनियाद परस्ती का दुश्मन मिल गया। बिल्कुल, मगरिब को एक नए दुश्मन की अशद जरूरत थी। और यहाँ पहुंचकर एक ऐसा दावा किया गया है जो इंतहाई मुतनाज़ है। वाज़े अल्फाज में दावा किया गया है कि 9/11 का वाक़या दरअसल CIA, मोसाद और नियोकॉन्स की अपनी मिली भगत का नतीजा था। नियोकॉन्स यानी अमेरिका में वो पॉलिसी साज जो फौजी ताकत के जरिए अपना तसल्लुत कायम करना चाहते थे। जी, उनका मानना है कि इस वाक़े में तालिबान का 0% किरदार था और अलकायदा भी अकेले इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती थी। ये सब खुद करवाया गया ताकि अफगानिस्तान पर फौज कशी का कानूनी जवाज पैदा किया जा सके। अगर हम इसे वसी तर तनाजुर में देखें तो इस पूरे मवाद का जायजा हमारे लिए कई लिहाज से अहम है। यह हमें बताता है कि दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से की अवामी नफ्सियात में आलमी सियासत और बड़ी जंगों को किस नजर से देखा जाता है। कि ये सब महज मुआशी फैसले नहीं है। जी, बल्कि ये सदियों पुरानी पेशिन गोइयों का एक तसलसल है जो अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। इस माइंडसेट को समझे बगैर हम बैनुल-अक़वामी तनाज़ुआत की जड़ों को पूरी तरह नहीं समझ सकते। तो सुनने वालों के लिए इन तमाम हकायक और जायजे के बाद एक फिक्र अंगेज सवाल जहन में उभरता है। सोचने की बात यह है कि अगर मौजूदा दौर के इन तमाम तर सियासी तनाज़ात को हमेशा सदियों पुरानी पेशन गोइयों और एक हतमी आलमी अंजाम के तनाजुर में ही देखा जाता रहेगा, तो क्या कभी जदीद सफारतकारी और बातचीत के जरिए इस दुनिया में कोई देरपा अमन कायम करना मुमकिन हो सकेगा? या फिर इंसान जदीदियत के इस दौर में भी हमेशा किसी न किसी आने वाली आलमी जंग के इंतजार में ही बैठा रहेगा? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो तारीख और आलमी सियासत के संगम पर खड़े हर शख्स को सोचने पर मजबूर करता है। गुफ्तगू को यहीं समेटते हैं और इसी के साथ हम आज के इस तफसीली जायजे को इख्तिताम तक पहुंचाते हैं। वक्त देने का शुक्रिया।